नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मनु भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज के विषय में। महाभोज नाटक के पात्र परिचय, इससे संबंधित जो भूमिका मनु भंडारी जी ने लिखी है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको, यदि आप चाहते हैं कि एक क्लास में आपका महाभोज नाटक या उपन्यास जो भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है वह पूरा हो जाए, तो कंप्लीट आप इस क्लास को देखेंगे। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा या परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं महाभोज नाटक से संबंधित तथ्यों को। 1979 में प्रकाशित राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम इसको 1979 में मनु भंडारी जी ने प्रकाशित करवाया। ये कैसा उपन्यास है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा है, तो राजनीतिक उपन्यास है। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की परीक्षा में पूछा गया है कि महाभोज उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 1979। कुल दृश्य इसमें 11 हैं उपन्यास में। ठीक है, केंद्र इसका उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित सरोहा गांव है और 1976 की चुनावी नीतियों पर यह आधारित है। बाद में इसी उपन्यास को 1983 में स्वयं मनु भंडारी ने नाट्य रूपांतरण इसका किया। नाट्य रूपांतरण किसने किया? स्वयं मनु भंडारी ने। ये अपने आप में अद्भुत बात है। पहले उन्होंने उपन्यास लिखा और उपन्यास से नाटक विधा थोड़ी छोटी होती है, तो उसके कौन से दृश्यों को रखें, कौन से को हटाएं, इसके संबंध में भी मनु भंडारी जी के मन में उहाफ हो रही, जो आगे वो अपनी भूमिका में बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उपन्यास अगर पूछा जाए तो 1979 और यदि नाटक पूछ लिया जाए तो 1983। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहला मंचन बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ और इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा किया गया था। अब ये 82 और 83 दो तिथियां देखने को मिलती हैं, लेकिन आप इसको 83 ही माने। 82 के लास्ट या 83 के प्रारंभ में लिखा हो गया, तो ये मार्च अप्रैल 1982 में। अब देखिए, जो बुक में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर नोट किया है, लेकिन सही उत्तर तो 1983 ही है। ठीक है, जब ये नाटक का पहला मंचन हुआ था तो इसके निर्देशन किसने किया था? श्रीमती अमाल अनाल ने। और मंच सज्जा किसने की थी? श्री निसार अलाना ने। निर्देशन, ये छोटे मोटे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। निर्देशक कौन थी? श्रीमती अमाल अलाना। और मंच सज्जा किसने की थी? श्री निसार अलाना ने। और जो सूत्रधार थे वो इसी नाटक का एक पात्र था, महेश। ठीक है, वो आगे बताएंगे। नाटक पर किस पर आधारित है, या जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि अपराध और राजनीति के गठबंधन का अत्यंत यथार्थपरक चित्रण किस नाटक में किया है या किस रचना में हुआ है? तो महाभोज। और इसमें स्वतंत्र भारत में आपातकाल के तुरंत बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। तंत्र के शिकंजे और जन की नियति के द्वंद्व की दारुण कथा, ये बुक के मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ है। पूछ लिया जाए कि तंत्र के शिकंजे और जन की नियति के द्वंद्व की दारुण कथा किस रचना में है? ऑप्शन में आपको दे दिए जाए महाभोज, आपका बंटी, मैला आंचल या तमस्तु। उसका सही उत्तर होगा महाभोज। अब यहाँ पर ये कथन है इस उपन्यास में बीच में कि प्रजा बिल्कुल बेमानी और तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी। ये कथन नाटक के बीच में आया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये कथन पूछ लिया जाए तो भी उत्तर महाभोज ही होगा। अब मनु भंडारी से प्रश्न देखिए, क्या समझते हैं लोग? बात समझते हैं कि महिला है तो ये केवल मन के भावों पर ही रचना करेगी, लेकिन मनु भंडारी, अब जब आप इस कथन को पढ़ेंगे तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि उस समय देश में ऐसा क्या चल रहा था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद आपातकाल की जो स्थिति है लगभग वो भी मनु भंडारी जी के दिमाग में थी। और कहीं ना कहीं यह भी हमें पढ़ने को मिला है कि उस समय बिहार में
कोई नरसंहार हुआ था पटना के आसपास, वो भी इनके दिमाग में था। जो हरिजन टोला में जो आगजनी की घटना का वर्णन है, तो लोग विद्वान जो हैं, वो लोग तो क्यों जोड़ेंगे, विद्वान जब इस नाटक की समीक्षा करते हैं तो वो उससे जुड़ता हुआ या लगभग वैसा इसमें पाते हैं कि उसी घटना का वर्णन जैसे भंडारी जी ने अपने उपन्यास में किया है। तो मनु भंडारी लिखती हैं कि अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, आंतरिक नाटक या अंतर्द्वंद को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है। यानी इन विषयों पर रचना करना तो मुझे भी अच्छा लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। यानी मनु भंडारी 1 इंच मुस्कान भी लिख रही हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका बंटी भी लिख रही हैं। फिर सहसा राजनीतिक उपन्यास क्यों लिख दिया? क्यों? क्योंकि घर में आग लगी हुई थी। तो उन स्थितियों से लेखक का जो हृदय है वो बिल्कुल दूर नहीं रह सकता, वो बल्कि अश्लील मान रही हैं कि आपके चारों तरफ की स्थितियां इतनी विकृत हो गई हैं और आप अपने ही मन को पति पत्नी के संबंधों पर, मन की बातों पर या अंतर जगत या इस तरीके के रचनाएं कर रहे हो और जो यथा स्थिति है उसका वर्णन आप नहीं कर रहे। तो इसीलिए मनु भंडारी कहती है मैंने इस उपन्यास की रचना शायद इसीलिए की है। भूमिका से जो प्रश्न बनते हैं और जो पूछे जाते हैं वह भी 3-4 मैंने लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। भूमिका में मनु भंडारी स्वयं लिखती हैं कि उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। यानी उस समय का जो माहौल था उसकी स्थिति का वर्णन इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। कोई चरित्र प्रधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विशु अकेला नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ हो, या केवल दास साहब अकेले नहीं है जिनका व्यक्तित्व ऐसा हो। ऐसे लोग उस समय की राजनीति में या अब भी देखने को मिल जाएंगे। यदि सूक्ष्मता पर आप जब पात्रों को जीने लगते हैं ना, जैसे हमने कोई रचना पढ़ी, एक होता है पढ़ी सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ी कि महाभोज परीक्षा के लिए पढ़ना और पढ़ के भूल गए, लेकिन जिनके सहृदय हैं, जो कवि हृदय हैं, जिनकी थोड़े से सेंसिटिव लोग हैं, वो उस रचना को पढ़ने सुनने के बाद भी थोड़ी देर सोचते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो इस तरीके के पात्र हम अपने आसपास, और जबकि देखिए कृति कब की है, 1983 की, लेकिन आज की राजनीति में भी आपको ये चेहरे और ये घटनाएं आप देखेंगे आए दिन, आप अपने मोबाइल फ़ोन में या न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे आती जाती रहती हैं, लेकिन इनको दबा दिया जाता है। कैसे? जैसे दा साहब इसी नाटक में दत्ता बाबू के अखबार को एक तरीके से खरीद लेते हैं। ठीक, सेकंड बात लिख रही हैं मनु भंडारी जी, महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार है, जबकि देश की जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। तो ये पूछे जा सकते हैं ना, भूमिका से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मोस्ट लिख दिए। तीसरा, महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल 2 भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुजरना रहा है। तो प्रश्न बन सकता है कि पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में कौन सी रचना लिखी गई? तो महाभोज। चौथे नंबर पर भूमिका में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अगर पत्र पत्रिकाओं, नाट्य समीक्षकों और सबसे अधिक दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर विश्वास किया जाए तो यह नाट्य जगत की एक अभूतपूर्व घटना है। कौन? महाभोज का लिखना। ठीक है, तो ये सारे कथन हो गए आपके। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी कहानी में बीच में जो कथन आएंगे, तो महाभोज के तथ्य तो हम यहाँ पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा ये चैनल है। नेट के सिलेबस में भी है, आपका जो उत्तर प्रदेश वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसमें भी निर्धारित है। अन्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर वाला हो या वहाँ का जो स्लेट वाला एग्ज़ाम होता है, राज्य पात्रता परीक्षा, लगभग एमए से मतलब सभी राज्यों के सिलेबस में मनु भंडारी का महाभोज या आपका बंटी दोनों उपन्यास हैं, एक ना एक तो है ही। और अच्छी बात यह है कि यूपीएचएससी वाले सिलेबस में दोनों उपन्यास हैं और दोनों हमने पढ़े हुए हैं। पूरी बुक पढ़ना चाहेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं। हिंदी बुकशाला पर इसको पूरा पढ़ा है, साथ ही साथ हिंदी बुकशाला पर
आपका ये वीडियो, अब जो वीडियो आएगा वो इसकी सरल कहानी का वीडियो आएगा, जहाँ पर महाभोज को कम्प्लीटली मैं आपको छोटे से वीडियो में पूरा महाभोज कथनों सहित, कौन सा कथन किसका है इसके साथ पूरा सुना दूंगी कहानी की तरह। जैसे हमने गोदान पढ़ा था, गोदान अभी नहीं देखा हो तो उसके वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सरोहा गांव है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जो इसमें वर्णित हुआ है, शहर से 20 मील दूर है। पात्र परिचय देख लेते हैं। देखिए, मैंने पात्र आपको याद हो जाए सरलीकरण के लिए 3 भागों में बांट दिया। एक तो जो सरोहा गांव के पात्र हैं वो फर्स्ट लाइन में लिखें, फिर सुकुल बाबू से रिलेटेड जो हैं वो छोटी सी हैं, तो 2-3 ही पात्र हैं ये, इनको यहाँ लिखा है। और दा साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उससे या जो शहर के पात्र हैं उनको एक तरफ रख दिया है। इससे आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। देखिए, विशेषर विसु जो कि मृतक है, ये मुख्य पात्र है, लेकिन प्रतिनिधि पात्र कौन है? दा साहब। ठीक है, मुख्य पात्र पूछ लिया जाए तो विशेषर और विसु, और यदि प्रतिनिधि पात्र पूछ लिया जाए तो दा साहब। इसके अपने कारण हैं, आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि किस प्रकार दा साहब इस पे पूरे शुरू से लेके लास्ट तक पूरे उपन्यास में बने रहते हैं। अब नाटक का प्रारंभ ही होता है, फर्स्ट लाइन है कि विसु की लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं, यहाँ से होता है। यहीं से पात्र परिचय देख लेते हैं। जो मर गया है, जिसकी लाश का वर्णन शुरू होता है, जिसकी लाश के वर्णन से कहानी शुरू होती है, वो है मृतक विसु, जिसका नाम है विशेषर। पहचान क्या है? ये हरिजनों का हमदर्द है। उम्र है 28 साल, 4 साल जेल में रहा है, 14 पढ़ा यानी BA सेकेंड ईयर। इसकी माँ का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल इतना है कि वो अपने पुत्र की लाश पर दहाड़ मारकर रो रही है, बस इतना सा ही परिचय आया है। पिता है हीरा, पिता का नाम आया है हीरा। अब ये जो विसु है, ये मजदूरों को इस बात के लिए जागरूक करता है कि जो सरकारी रेट निर्धारित है मजदूरी का, वही वो गांव के जो संपन्न किसान है या जो जमींदार वर्ग है उनसे ले, इसीलिए लोगों को बुरा लगता था। इसके अलावा हरिजन टोला में आगजनी की जो हत्याकांड हुआ था, जिंदा लोगों को जला दिया गया था, घरों में आग लगा दी गई थी, तो ये जानता है किसने लगाई और ये उसके साक्ष्य जुटा रहा था, इसीलिए इसको मार देते हैं गुंडे लोग। गुंडा नहीं, जो गांव के हैं ना प्रतिनिधि, आगे जानेंगे कौन। चाचा गणेशी का बस थोड़ा सा वर्णन आया, ये हीरा का हाथ पकड़कर इसे थाने ले जाते हैं, बस इनका इतना ही रोल है। इसके बाद मुख्य रोल में आते हैं विसु के मित्र बिंदेश्वरी प्रसाद, जिनका शॉर्ट उपनाम है बिंदा। विसु के मित्र हैं, ठीक है, रुकमा के पति हैं। और रुकमा कौन है? रुकमा विसु की पड़ोसी है, विसु की पड़ोसी है, बचपन की मित्र है। और ये जो इसने स्कूल चलाया था ना जिसमें ये पढ़ाने जाता था, वहाँ पर रुकमा भी इससे पढ़ती थी। तो रुकमा का विसु मृतक के प्रति श्रद्धावत भाव था। और गांव में जब पड़ोस में घर रहते हैं ना, तो इतनी आत्मीयता होती, आज की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग इस रुकमा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कौन? दा साहब की ये विसु की प्रेमिका है। लेकिन दा साहब लगाते हैं तो लग कुछ लोगों ने नाटक को पूरा पढ़े बिना जब वो पात्र परिचय बताते हैं तो बता देते हैं कि रुकमा ना विसु की प्रेमिका थी। ये बहुत भद्दा मजाक है, वो उसकी पड़ोसी थी। और गांव में इस तरीके के, शहरों का तो नहीं कह सकते और आज के समय का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उपन्यास जब 83 में लिखा गया था, उस समय पड़ोस के जो बच्चे थे ना, उनमें बहन भाइयों जैसे संबंध होते थे। जो अब समाज का वातावरण है, तब ऐसा वातावरण नहीं था। और किसी के दुख में रोना, और मतलब पूरा मोहल्ला एक घर था, एक परिवार था। आज के परिवेश में शायद विश्वास ना हो, लेकिन पूरे मोहल्ला के दुख दर्द सामूहिक होते थे, व्यक्तिगत दुख दर्द नहीं होता था, सामूहिक दुख दर्द होते थे। ठीक है, अब ये रुकमा का जो पति है वही है बिंदेश्वरी। रुकमा की शादी बिंदेश्वरी से होती है, शहर चली जाती है, लेकिन इसके पिता के पास 20 बीघा ज़मीन होती है। तो उस ज़मीन को पिता की मृत्यु के बाद कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। और वैसे भी गांव के स्वच्छंद वातावरण में पली बड़ी रुकमा का मन शहर के घुटन वाले वातावरण में नहीं लगता, और वो गांव अपने पिता की ज़मीन की देख रेख करने के लिए लौटती है। फलस्वरूप बिंदा भी आ जाता है, क्योंकि बिंदा भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, छोटा मोटा काम करता है। वो फिर रुकमा की हेल्प करने के लिए आ जाता है।
और जब ये विशु जेल से छूट कर आता है तो 6-7 माह पूर्व ही मतलब विशु की मृत्यु के 6-7 माह पूर्व भी बिंदा से दोस्ती उसकी हुई थी, लेकिन बहुत गहरी दोस्ती हो गई, जैसे कि बचपन के मित्र हों। तो बिंदा और विशु क्या हैं? मित्र हैं। आगे इसी गांव में जोरावर रहता है, जो कि गुंडा है एक तरीके से। जोरावर की लड़की, बस इतना ही आया है, उपन्यास में आया है ना, ये नाटक में भी ये देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये उपन्यास में इसका वर्णन हो सकता है। जाट है, 40 वर्ष की उम्र है, सरोहा का नवधनाढ्य है, नवधनाढ्य किसान है, बाहुबली कह सकते हैं नकारात्मक अर्थ में। दा साहब का सहयोगी है। दा साहब कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री। और सरोहा का बेताज बादशाह। चाचा सरपंच हैं इसके। तो ये सब क्या है? जोरावर की पहचान है। गुंडा है ये गांव का, ठीक है। लूट खसोट करके पैसे भी कमा लिए और मुख्यमंत्री का डायरेक्ट सपोर्ट इसे मिल रहा है। एक इसके अलावा जुम्मन पहलवान के अखाड़े का वर्णन आता है। गांव के पूर्व में जुम्मन पहलवान का अखाड़ा है, जो सभी अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित है। इसमें जो पहलवानी करते थे ना, वही लठैत वगैरह बन के, मतलब जितने भी गलत काम थे उनमें ये सम्मिलित है। फिर जोगेश्वर साहू गांव का बनिया है, जिसने सर्वप्रथम विशु की लाश देखी थी। महेश बाबू सरोहा में रहते हैं, लेकिन ये दिल्ली से आए हुए स्कॉलर हैं। इनका रिसर्च का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। तो वह है कास्ट एंड क्लास स्ट्रगल, ठीक। अब इसके अलावा सुकुल बाबू पर आते हैं। सुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में सरोहा क्षेत्र से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। रत्न और ज्योतिष पर विश्वास है और इनके विश्वसनीय कार्यकर्ता हैं बिहारी और काशी, जो इनके चुनाव प्रचार प्रसार को देखते हैं, रैली का आयोजन करते हैं। बस इसमें 3 ही हैं, एक तो स्वयं सुकुल बाबू हैं, दूसरे इनके 2 सहायक हैं बिहारी काशी, बाद में एक ललित बाबू या इस तरीके का जिक्र आता है, जो कोई मुख्य बात नहीं है। अब दूसरे महत्वपूर्ण जो है, ये तो गांव का महत्वपूर्ण पात्र देख लिए, शहर के महत्वपूर्ण पात्र देख लिए। सबसे महत्वपूर्ण है दा साहब, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दोहरा व्यक्तित्व है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। इनके नज़दीकी लोग भी इनकी सत्यता से परिचित नहीं है, ऐसा आडंबर युक्त इनका जीवन है। बातें गांधीवादी हैं, कर्म सारे उल्टे। इनकी पत्नी है जमुना बहन और इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं सदाशिव अत्रे, जिन्हें अप्पा साहब के नाम से भी नाटक में जिनका वर्णन आएगा। अप्पा साहब की विशेषता क्या है? गांधी टोपी धारण करते हैं और 42 के आंदोलन का तमगा इनको मिला हुआ है, साथ ही पैर में लचक है। इसके अलावा बात करें तो लखन को पहले देखते हैं, फिर इनके लखन सिंह है। ये पात्र काफ़ी प्रमुखता से आया, क्योंकि ये क्या है? सरोहा से प्रत्याशी है, दा साहब का खास है। सरोहा से प्रत्याशी है और दा साहब का ये खास है, ठीक है। तो अब सरोहा से 2 प्रत्याशी हैं, एक तो सुकुल बाबू जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री की पार्टी की तरफ से सदस्य कौन है? लखन सिंह, ठीक। अब दत्ता बाबू हैं, जो मशाल साप्ताहिक पत्र के संपादक हैं। भवानी सहायक संपादक है और नरोत्तम एक ईमानदार प्रेस रिपोर्टर है, ठीक। अब आगे चलते हैं तो त्रिलोचन सिंह रावत वर्तमान में, जिनको लोचन बाबू के नाम से जाना जाता है, दा साहब की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। इनकी एक लड़की है जिसका नाम है सोना। तो स्त्री पात्र में 2 ही नाम आए, एक तो जमुना बहन जो दा साहब की पत्नी, और एक सोना जो त्रिलोचन सिंह रावत की या लोचन भैया की लड़की है। ये अपनी पार्टी से असंतुष्ट हैं, दा साहब की नीतियों से असंतुष्ट हैं। दा साहब जिस प्रकार गुंडों को सहायता कर रहे हैं और आगजनी की इस तरीके की जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनसे ये बहुत क्षुब्ध हैं और इसलिए पार्टी के आप ये कह सकते हैं कि असंतुष्ट ये नेता हैं। राव, चौधरी, मेहता, बापट जैसे अन्य मंत्री हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, विशेषतर राव और चौधरी। लेकिन ये निजी स्वार्थ, राव, चौधरी, मेहता, बापट, ये सब बिकाऊ लोग हैं। ये निजी स्वार्थ के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए लोचन बाबू का साथ दे रहे हैं, लेकिन लोचन बाबू सच्चे ईमानदार आदमी हैं। पांडे जी हैं जो कि दा साहब के सहायक हैं, है ना, और रत्ती जो है वो दा साहब का पीए है। इसके अलावा ये तो हो गई इसके अलावा सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों में देख लेते हैं। डीआईजी सिन्हा का वर्णन आएगा, जो भ्रष्ट अधिकारी कहेंगे। एसपी सक्सेना बहुत ही ईमानदार
अधिकारी हैं। सरोहा के थानेदार का जिक्र है तो उसका नाम तो नहीं दिया गया है, और जो थानेदार है वो जोरावर का चमचा है। इसके अलावा मोहन सिंह एक कांस्टेबल है जो नाटक में तो नहीं आया, उपन्यास में आया होगा। एसपी सक्सेना ईमानदार है और इनका एक मित्र का जिक्र हुआ है जिसका नाम है दिनेश। पूछा जा सकता है, अभी पूछा था आधे अधूरे नाटक में वर्णा कौन सा था, तो वर्णा पात्र का परिचय तो नाटक के पात्र परिचय वाले पात्रों में था ही नहीं, किताब में आगे, लेकिन वर्णा को पूछ लिया था। उसी तरह के दिनेश भी पात्र नहीं है लेकिन इसका प्रसंग में वर्णन है। सक्सेना एक प्रसंग में दिनेश को याद करते हैं तो पूछा जा सकता है। पुत्तन चाय वाला और लठैत, कुल मिला के इन सब के इर्द गिर्द आपका ये जो नाटक है कौन सा, महाभोज, ये लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा पूरे महाभोज के मैंने नोट्स बना लिए हैं, इसमें मैंने लिखे हैं काफ़ी मेहनत से। तो अब ये एक ही वीडियो में तो आएंगे नहीं, तो इसके लिए दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी। 20 मिनट का आपका वीडियो हो गया, आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और ये जो नोट्स बनाने में मैंने मेहनत की है आपके काम आएगी। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब महाभोज की पूरी कहानी सरल रूप में हिंदी बुकशाला चैनल पे आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ पुनः आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें, सब्सक्राइब करने की मैं नहीं कहूँगी, आप प्लेलिस्ट चेक करें फिर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।